सातवीं क्लास के विद्यार्थियों का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 वायुदाब पर। तो विद्यार्थियों, अपनी पुस्तक भी आप अपने पास रखें और ध्यान से वीडियो को देखते जाएं। सारी बात में खुद ब खुद समझ में आती चली जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हवा एक द्रव्य है और जिस प्रकार से सभी द्रव्यों में भार होता है और वे स्थान घेरते हैं, उसी प्रकार से हवा में भी भार होता है और वह स्थान घेरती है। हवा में भार होता है, इससे संबंधित प्रयोग आपने पिछली कक्षाओं में किए होंगे। आज इस पाठ में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हवा दाब भी डालती है। आप अपनी स्क्रीन पर इस खाली ग्लास को देख सकते हैं। यदि मैं पूछूं इस ग्लास में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये ग्लास तो खाली है, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा इसमें हवा भरी हुई है। तो हवा सर्वत्र है। आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। आइए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं जिसमें हवा के दाब को समझाया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस खाली ग्लास में मैंने पानी भर दिया और अब हवा यहाँ केवल इतनी ही बची है और शेष स्थान को जल ने ग्रहण कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इसके मुंह पर एक गत्ता लगा दिया और इसे उल्टा कर दिया, कुछ ऐसे। आपको क्या दिखाई देगा? ये गत्ता बिल्कुल इस ग्लास के मुंह पर चिपक सा गया है, गिरता नहीं। जैसे ही हम इसे औंधा मुंह करेंगे, अब यहाँ आपको समझना यही है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का राज है वायुदाब। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हवा द्वारा डाला गया दाब जल द्वारा डाले गए दाब से कहीं ज़्यादा है। इस ग्लास पर चारों तरफ से हवा का दाब पड़ रहा है, चारों तरफ से, नीचे से भी, बाईं तरफ, दाईं तरफ, ऊपर से, सर्वत्र इस ग्लास पर हवा का दाब पड़ रहा है। और हवा के इस जो है दाब की तुलना में जल का ये दाब काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये गत्ता इस ग्लास के मुंह पर चिपका हुआ है। आप यहाँ बगल वाले चित्र में देख सकते हैं, जल द्वारा डाला गया दाब हवा द्वारा डाले गए दाब की तुलना में कम है, जिसकी वजह से ये गत्ता इस ग्लास के मुंह पर चिपका हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग द्वारा हमने ये देखा कि किस प्रकार से हवा दाब डालती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। इस भूपृष्ठ पर रहते हुए हम सभी के ऊपर हवा का इतना प्रचंड दाब होता है, लगभग 1000 किलो का वज़न आप अपने शरीर पर लेकर लगातार घूमते रहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि हवा का दाब है। किंतु आप इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? इस भारी वज़न को क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? क्योंकि हवा का ये दाब जो आपके ऊपर सतत क्रियाशील है,
इसकी तुलना में हमारे शरीर के भीतर जो रक्त का दाब है उतना ही है। इस वजह से हमें ये दोनों ही दाब एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और हमें हवा के इस प्रचंड दाब को नहीं महसूस कर पाते। हम बिल्कुल उसको नहीं समझ पाते कि हमारे ऊपर कोई बाह्य दाब अर्थात हवा का दाब क्रियाशील है जो इतना प्रचंड है। तो बच्चों, आपने समझा कि हमारे शरीर के भीतर जो रक्त का दाब है, हमारी शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला जो रक्त का दाब है वो ठीक उतना ही है जितना कि हमारे शरीर के बाहर हवा का दाब लग रहा है हमारे ऊपर। तो दोनों दाब एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर लगने वाला बाह्यतम हवा का दाब जो इतना प्रचंड होता है, लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर, हमें नहीं महसूस होता। तो रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हमारे शरीर का जो आंतरिक दाब है, जिसे रक्त हमारे शरीर के आंतरिक भाग से हमारे शरीर पर जो है कि एक्सर्ट करता है, वो दाब शरीर के बाहर हवा द्वारा लगाए गए दाब को संतुलित कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा हवा का दाब क्या होता है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं इस ग्लास पर चारों तरफ से हवा का बल, हवा का दाब जो है क्रियाशील है। वही निष्कर्ष जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि ये जो गत्ता गिलास के मुंह पर चिपका हुआ है, ये क्यों नहीं गिरता, इसका रीज़न है कि हवा द्वारा डाला गया दाब गिलास के अंदर स्थित पानी द्वारा डाले गए दाब की तुलना में कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये गिलास के मुंह पर चिपका हुआ ये गत्ता नहीं गिरता है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हवा द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जो कण होते हैं वे बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वे बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एयर इज़ अ फ्लूइड, और उसके जो अणु हैं वे एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से हवा जो है कि हवा बहती है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक आवरण है। इसी आवरण को हम एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल जो है कई परतों में विभाजित है। आइए ज़रा हम वायुमंडल की अलग अलग परतों को देखते हैं। अगले चित्र में आपको दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक आवरण है। इसी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल कई परतों में विभाजित होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसे एक क्षोभ मंडल कहते हैं जो भूपृष्ठ के सबसे नज़दीक है। इसके बाद ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, उसके ऊपर है आपमंडल, उसके ऊपर है बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से जो है कि वायुमंडल कई परतों में विभाजित है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है
उसकी वजह से पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर लगातार जो है कि दाब एक्सर्ट होता है, लगातार दाब जो है क्रियाशील होता है, इसे ही वायु दाब कहते हैं। आइए ज़रा हम अगले चित्र पर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा सघन वायुमंडल जो है कई परतों में विभाजित होता है। ये आपने अभी अभी देखा इसके ऊपर वाले चित्र में। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल की सघनता पृथ्वी के नज़दीक होती है, अर्थात भूपृष्ठ के नज़दीक होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता चला जाता है, अर्थात वायुमंडल की सघनता कम होती चली जाती है। यदि हम थोड़ी वैज्ञानिक भाषा में इस बात को समझने की कोशिश करें तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं भूपृष्ठ के नज़दीक, यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स यानी कि गैस के जो अणु होते हैं, हवा के जो अणु होते हैं, वे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं भूपृष्ठ के समीप, अर्थात यहाँ वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गैस के अणु यानी कि हवा के अणु विरल होते जाते हैं, एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होते चले जाता है, अर्थात एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटते हैं। इसका कारण ये है कि पृथ्वी में ग्रेविटी है। जिस प्रकार से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है चुंबक की भांति, उसी प्रकार से एयर मॉलिक्यूल्स को भी पृथ्वी यानी कि हवा के अणुओं को भी पृथ्वी अपनी ओर लगातार खींचती रहती है, जिसकी वजह से भूपृष्ठ के समीप सबसे ज़्यादा वायुमंडल का घनत्व पाया जाता है, अर्थात वायुमंडल की जो घनता है, जो सघनता है, वो पृथ्वी के भूपृष्ठ के समीप सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती है, अर्थात पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका प्रभाव कम होते जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होते जाता है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा वायुमंडल भूपृष्ठ के नज़दीक क्यों सघन होता है और ऊपर क्यों विरल होता है। रीज़न है पृथ्वी की ग्रेविटी, अर्थात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भूपृष्ठ पर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हवा के कण होते हैं, जो हवा के अणु होते हैं, उसका घनत्व भूपृष्ठ के नज़दीक सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होते चले जाता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होते चले जाता है। तो आपको समझ में शायद ना आ रहा हो कि ये बात मैं क्यों समझा रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि हवा का दाब सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो हवा का दाब सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ वायुमंडल सघन होगा, और वहाँ कम होगा जहाँ वायुमंडल विरल होगा। तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडल की सघनता भूपृष्ठ के नज़दीक ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर हवा का दाब सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल विरल होते चले जाता है और वायु दाब भी कम होने लगता है। तो इतना समझ लेने के बाद ज़रा हम अगले पिक्चर पर आते हैं। ऑल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर, यानी कि ऊंचाई और वायु दाब में क्या संबंध है। आइए ज़रा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी का चित्र है। आइए ज़रा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है
वो सतत भूपृष्ठ पर दाब डालते रहता है। तो जिस वस्तु में भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है, ये बात आप स्वाभाविक रूप से जानते ही हैं। तो वैसे ही वायुमंडल का वायुदाब पृथ्वी पर अथवा भूपृष्ठ पर पड़ता है। तो पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले इसी वायुदाब के कारण इस पृथ्वी पर आंधी, तूफान और वर्षा जैसी अनेकों गतिविधियां घटित होती रहती हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी कि पृथ्वी पर जो वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, उसका कारण है वायुदाब। अब वायुदाब जो है किस प्रकार से पृथ्वी पर आंधी तूफान, हवा के चलने या जो है कि वर्षा के आने में जो है रीज़न बनता है, उसका कारण ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वी पर वायुदाब हर जगह एक जैसा नहीं होता है। अर्थात वायुमंडल सभी स्थानों पर एक जैसा दबाव नहीं डालता है। अर्थात हवा का दबाव सर्वत्र एक जैसा नहीं होता है। उसका रीज़न है तापमान। आइए हम अगले चित्रों में जो है कि तापमान और वायुदाब के बीच का संबंध समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी पर वर्षा, हवा या आंधी तूफान के आने की जो गतिविधियाँ हैं, उनका संबंध किससे है? तो उसके पीछे रीज़न है पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र एक जैसा नहीं होता है। ये वायुदाब समय समय पर बदलते रहता है और इसमें कुछ और भी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि किसी प्रदेश की ऊंचाई, वो प्रदेश जो है समुद्र के स्तर से कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, और हवा का तापमान क्या है, जो है कि वाष्प की मात्रा क्या है, ह्यूमिडिटी जैसे मुख्य घटक भी वायुदाब पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो आइए ज़रा हम अगले चित्र पर चलते हैं। बच्चों, वायुदाब को जो है कि मापने के लिए हमारे पास एक स्पेशल उपकरण है जिसे कहते हैं वायुदाब मापी। आइए देखते हैं अगले चित्र में वायुदाब मापी का चित्र। ये रहा वायुदाब मापी का चित्र। इस यंत्र से हम वायुदाब को मापते हैं और वायुदाब का मापन किस इकाई में किया जाता है? मिली बार में किया जाता है। मिली बार। तो इस चित्र को आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये है वायुदाब मापी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैरोमीटर। और इस उपकरण द्वारा जो वायुदाब का मापन किया जाता है उसे मिली बार नामक इकाई में किया जाता है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट किए देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये प्रयोग। हाँ, ये प्रयोग कैसा है? इसमें एक जो है कैंडल लिया गया है, एक जो है आकाश कंदील है। आकाश कंदील आप देख सकते हैं, दिवाली के मौके पर, शुभ अवसर पर हम आकाश कंदील जो है लगाते हैं। तो इस आकाश कंदील के अंदर एक जो है कि मोमबत्ती जलाना है आपको। और मोमबत्ती जलाने के बाद होता क्या है, जैसे ही हम इस आकाश कंदील के अंदर मोमबत्ती जलाते हैं तो आकाश कंदील के अंदर जो हवा है वो गर्म होने लगती है। और हवा जब गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की होती है तो फैलती है और ऊपर की तरफ उठती है। और जैसे ही आप इस आकाश कंदील को रिलीज़ करते हैं, वैसे ही ये हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब हवा हल्की होती है गर्मी की वजह से, तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इस प्रयोग से आपने ये देखा कि किस प्रकार से इस कंदील के अंदर की हवा गर्म होने के बाद हल्की हुई और हल्की होने के कारण अपने साथ कंदील को ऊपर की तरफ ले गई। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि सूर्य, आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, सूर्य
जो है कि भूपृष्ठ पर ऊष्मा भेजता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, हवा का तापमान जो है बढ़ने लगता है। जब हवा का तापमान अधिक होता है तो वहाँ की हवा गर्म होती है, गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती है और वहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वायुदाब जो है कम या अधिक होने के पीछे क्या कारण है। तो हवा का दाब जो पृथ्वी पर सर्वत्र असमान है, समान नहीं है, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है सूर्य की ऊष्मा, अर्थात जो है कि टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो सूर्य की ऊष्मा की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से हवा का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हवा गर्म होती है, गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है और वहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ सूर्य की ऊष्मा कम पहुँचती है या उसकी प्रखरता कम होती है, वहाँ हवा का तापमान थोड़ा कम होता है। जब हवा का तापमान कम होता है तो वो भारी होती है और भारी हवा की वजह से वहाँ अधिक वायुदाब का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कम वायुदाब और अधिक वायुदाब ये दोनों ही तापमान से संबंधित चीज़ें हैं। तापमान यदि किसी स्थान पर अधिक होगा तो वहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होगा और जिस स्थान पर तापमान, हवा का तापमान कम होगा, वहाँ पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होगा। यानी कि कम तापमान अधिक वायुदाब, अधिक तापमान कम वायुदाब। रीज़न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि तापमान और वायुदाब का बड़ा ही निकटतम संबंध है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम रहता है और जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ हवा गर्म होती है और गर्म हवा प्रसरित होती है, हवा हल्की भी बनती जाती है, जिसकी वजह से भूपृष्ठ के समीप की ऐसी हवा, गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ जो है कि कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से तापमान की पेटियाँ और वायुदाब की पेटियों में एक क्लोज रिलेशनशिप है, एक जो है निकटतम संबंध है और किस प्रकार से पृथ्वी पर कितने प्रकार की तापमान पेटियाँ हैं और कितने प्रकार की जो है वायुदाब पेटियाँ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।